अस्सलामुअलैकुम। नैनोवाइज़ की दुनिया में एक दफ़ा फिर से सबको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्त अहबाब बिल्कुल ठीक-ठाक, चाको-चौबंद और कहानी का नाम जानने के लिए पुरजोश होंगे। जी तो प्यारे साथियों, आज आपकी खिदमत में इमरान सीरीज़ की जो नई कहानी पेश की जा रही है उसका नाम है इसराइल मिशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसराइल मिशन एपिसोड 3 की है सर, कैप्टन ने कहा। उसके नतीजे में पता लगा है कि उन तीनों ने एक होटल में नाश्ता किया। उस होटल की जिस मेज़ पर उन्होंने नाश्ता किया वहाँ से वो जगह साफ नज़र आती है जहाँ लोबिया की वैगन खड़ी हुई थी। गुड। मेजर के मुंह से निकला। मजीद तहकीकात करने पर वो टैक्सी भी मिल गई जिसमें वो तीनों रेलवे स्टेशन गए थे, कैप्टन ने कहा। रेलवे स्टेशन पर उन्होंने एक कोपा बुक करवाया और इस तरह वो तीनों 12-10 वाली गाड़ी से दारुल हुकूमत चले गए। उनकी शनाख्त किस तरह की गई थी? हुलिये से। लड़की ने बताया। उसका हुलिया बहुत वाज़ेह था। उसी वजह से रेलवे स्टेशन की 30 साल वाले ने, एक बुकिंग एजेंट ने और रेलवे बुक स्टॉल वाले ने उनकी वहाँ मौजूद होने की तस्दीक भी कर दी है। गुड। मेजर के मुंह से निकला। गोया लोबिया ने हमसे गलत बयानी की है। हो सकता है सर उनको 5 अफराद के बारे में इत्तला मिली हो, कैप्टन ने कहा, और बाद में सिर्फ 3 अफराद आए हों। कस्बे और आसपास के इलाकों में मजीद तहकीकात कराओ, मेजर ने कहा, क्योंकि सरहदी चौकी से इस बात की इत्तला मिली है कि वहाँ कुछ लोगों ने सरहद पार करने की तहजीबकारी की है। मुमकिन है वो यही तीनों हों। गोरीले भी हो सकते हैं सर। हाँ, लेकिन ज़्यादा इम्कान इन्हीं लोगों या उनके साथियों का हो सकता है। अब उन तीनों के बारे में हुआ क्या किया जाए? दारुल हुकूमत इत्तला भेज दो, कोपे का नंबर और दीगर तफसीलात वायरलेस के जरिए रवाना कर दो। फ़ौरन ऐसा ना हो कि वो वहाँ से भी निकल जाएं। गाड़ी पहुँचने में अभी देर है सर, कैप्टन ने कहा। वो 7 शाम बजे दारुल हुकूमत पहुँचेगी जबकि अभी 3 बजे हैं। तुम फ़ौरन ही इत्तला भेज दो, मेजर ने कहा। उन सबको बंद कर दो। टैक्सी ड्राइवर को भी, कैप्टन ने पूछा। हाँ, और उस लड़की का क्या करना है सर? उसे मेरे बंगले पर भेज दो, मेजर ने कुछ सोचने के बाद कहा। अब उससे कोई नहीं, 2-4 दिन में उसका बंदोबस्त कर दिया जाएगा। वो मेरे मामा उस जगह मौजूद हैं, लड़की ने जल्दी से कहा। मैं वहाँ पर चली जाऊँगी, आप फिक्र ना करें। जी नहीं, मेजर कराया। मुझे तुमसे मालूमात भी हासिल करना है, लिहाजा तुम्हें मेरे बंगले पर उस वक्त तक रहना है जब तक तहकीकात मुकम्मल ना हो जाए। जी वो लड़की हकलाकर बोल रह गई क्योंकि मेजर उसे होनहार निगाहों से घूरने लगा। फिर वो सर्द लहजे में बोला, गोरिल्लों को पनाह देने के जुर्म में तुम्हें गोली भी मारी जा सकती है। मैंने किसी को पनाह नहीं दी। जी लड़की जल्दी से बोली, हम जानते हैं, लेकिन अगर तुम अपनी हैरियत चाहती हो तो वही करो जो कहा जा रहा है, मेजर ने कराकर कहा। फिर कैप्टन से बोला, उसे बंगले पर पहुंचा दो। मैं इतने ब्रिगेडियर साहब को सारी रिपोर्ट देकर अहकामात ले लेता हूँ। ये सब कैप्टन ने सलूट करके कहा और मेजर कमरे से निकल के। शाम होने वाली थी, साए ढलने लगे थे और सूरज मगरबी उफक पर झुकता चला जा रहा था। इमरान ने ठंडा सा सांस भरा और चाय की घूंट भरने लगा। निगाहें जूलिया पर जमी हुई थी। गाड़ी फराटे भर रही थी। क्या हुआ? जूलिया ने पूछा। कुछ नहीं, इमरान ने कहा। सोच रहा हूँ, बड़े आराम से सफ़र कट रहा है। फिर जूलिया ने पूछा, कुछ हल्ला गुला होना चाहिए, अभी उसके बहुत से मौके आएंगे। जूलिया ने मुस्कुरा कर कहा। ठीक उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। जूलिया चौंक पड़ी। सफदर होगा, इमरान ने कहा। जूलिया ने बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। सफदर अंदर आया और उसने कोपे का दरवाज़ा बंद कर दिया। जब से गाड़ी चली थी उनसे कोई ना कोई घंटा आधे घंटे कोपे से बाहर निकलकर आगे पीछे की 1-2 बोगियों का जायज़ा लेकर इत्मीनान कर लेता था कि सब ठीक है। इस बार सफदर बाहर गया और वापसी पर गो कि उसका चेहरा पुरसुकून था, मगर इमरान ने ताड़ लिया कि मामला ठीक नहीं, कोई बात ज़रूर है। क्यों? निगरानी? क्या मतलब? ने बाहर निकला तो एक आदमी कोपे की निगरानी करता हुआ पाया गया। सफदर ने कहा, वो हमारे कोपे के सामने राहदारी की खिड़की के पास खड़ा हुआ था। मुझे देखकर वो दूसरी तरफ चला गया। वापस आया तो फिर वो कोपे के सामने खड़ा हुआ। तो कौन हो सकता है? चेहरे के नकुश बता रहे हैं कि उसका ताल्लुक सीक्रेट सर्विस से हो सकता है, सफदर ने कहा, या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो का आदमी है। हाँ, इमरान ने गर्दन हिलाई। मगर हम पर शुबा कैसे हुआ? इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? सफदर ने कहा, ऐसा तो नहीं कि तुम्हें गलतफहमी हुई हो। वापसी पर मैंने दोनों डब्बों के दरमियानी रास्ते के पास खड़े होकर उसका जायज़ा लिया। सफदर ने कहा, उसे हर हाल में मशकूक पाया गया। कई बार वो हमारे कोपे के होल पर झुका हुआ था। हम, इमरान ने कहा, दारुल हुकूमत अभी 2 घंटे की मुसाफत पर है, दरमियान में कोई स्टेशन है? जूली ने पूछा। हाँ, एक जगह 10 मिनट के लिए गाड़ी रुकेगी। इमरान ने कहा, अब हमें उसी स्टेशन पर उतरना होगा। दारुल हुकूमत जाना खतरनाक है, मगर उस आदमी का क्या होगा? उसके दिन गिने जा चुके हैं। इमरान ने कहा, अगर दारुल हुकूमत नहीं गए तो मंजिल पर कैसे पहुंचा जाएगा? कार या वैगन के जरिए? इमरान ने कहा। फिर उसे निपट लो ताकि स्टेशन आने से पहले उसका कांटा राह से निकल जाए। अगला स्टेशन आधे घंटे बाद आएगा। इमरान ने कहा, उसी दौरान हम उससे निपट लेंगे। तुम तैयार हो? सफदर, उसे अंदर लाना है। ठीक है, इमरान ने कहा। उठ खड़ा हुआ। पहले उसने साइलेंसर लेकर रिवाल्वर निकाल कर चेक किया, फिर सफदर को कुछ समझाया, फिर कोपे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। सफदर के बताए हुए हुली का आदमी बाहर मौजूद है। इमरान को देखकर वो दूसरी तरफ बढ़ने लगा। इमरान लापरवाही से गुनगुनाता उसी तरफ बढ़ने लगा। तीसरे कोपे के पास सीढ़ी पर झुककर खड़ा हो गया। इमरान ने इर्द-गिर्द का जायज़ा लिया ही था, लिहाजा उसके करीब पहुंचते उसने बड़ी तेज़ी से उसकी कनपटी पर हाथ रसीद किया। ज़रब नपी तली थी और उसके लिए अचानक थी, क्योंकि इमरान के अंदाज से ये ज़ाहिर नहीं हो रहा था कि वो उसकी मौजूदगी से बाखबर है। लिहाजा पहले ही बार कामयाब रहा और वो बेहोश होकर खिड़की से गिर ही रहा था कि इमरान ने उसी कमर में हाथ डालकर उसे सहारा दिया। घसीटता हुआ अपने कोपे की तरफ ले गया। सफदर ने फुर्ती से दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर घसीट लिया। दरवाज़ा बंद करके इमरान ने उसके मुँह पर पानी के छींटे मारे। चंद लम्हे बाद वो कराकर उठ बैठा। फिर बड़ी तेज़ी से उसका हाथ जेब में गया
मगर इमरान पहले से जेबों की तलाशी लेकर रिवॉल्वर बटवा और उसके शनाख्ती कार्ड निकाल कर अपनी जेब में रख चुका था। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वो कराया। तुम्हारा नाम राम उतार है? इमरान ने कहा। और तुम्हारा दारू सीक्रेट सर्विस है क्यों? ठीक है ना? तो तुमने मेरी तलाशी ली है? वो कराया। हाँ, अब सिर्फ ये बता दो कि हम पर शुबा किससे हुआ? इमरान ने सरदो और सफाक लहजे में कहा और वो चौंक पड़ा। कैसा शुबा? हमारी निगरानी किसी हुक्म पर और कब से कर रहे हो? इमरान ने रिवॉल्वर निकालते हुए कहा और नाल उसी कनपटी से लगा दी। तुम्हें गलत फहमी हुई है। बता दो तो तुम्हारे लिए फ़ायदा है, हम तुम्हें बेहोश करके यहाँ डाल जाएंगे। इमरान कराया। नहीं बताओगे तो गोली खोपड़ी में उतार देंगे। मैं कहता हूँ तुम्हें नहीं। इमरान उसका जुमला काट कर दो टोक लहजे में बोला। सही बात मिस्टर राम उतार, बिल्कुल सही बात। अभी तुम्हारी जान बच सकती है। फिर बड़ी मुश्किल से वो सही बात बताने पर आमादा हो सका और उसके लिए इमरान को उसकी एक उंगली का नाखून खींचना पड़ा। उसने सिर्फ यही बताया कि बजरिया वायरलेस उसके हेडक्वार्टर को इतला मिली कि उसकी गाड़ी के कोपे नंबर फलाह में मौजूद 3 अफराद दारुल हुकूमत तक निगरानी की जाएगी और वो पिछले स्टेशन से निगरानी के लिए गाड़ी में सवार हुआ तो फ़ौरन ही सफदर की निगाहों में आ गया। उसके पास से एक जेबी ट्रांसमीटर भी मिला और उसकी रेंज 500 मील थी और वो उसी पर अपने हेडक्वार्टर को इतला देता रहा और अब से आधे घंटे भर भी इतला देनी थी। इमरान ने उससे कोड नंबर, फ्रीक्वेंसी वगैरह मालूम की, उसकी आवाज़ को जहन नशीन किया, फिर उसे गला घोंट कर मार डाला और बिस्तर पर लिटा दिया। एक चादर भी उस पर डाल दी। इस तरह अब उसकी तरफ देखने पर ऐसा लगता था जैसे वो सो रहा हो। फिर वो जूलिया से बोला, स्टेशन आने वाला है, तैयार हो जाओ, बिल्कुल अलर्ट। जूलिया ने कहा। सफदर, तुम अगली बोगी से नीचे उतरोगी और मैं और जूलिया इकट्ठे रहेंगे। इमरान ने कहा। बाहर निकलने के बाद हम मिल जाएंगे। क्या स्टेशन पर कोई नहीं होगा? सफदर ने कहा। इसलिए तुम्हें दूसरी बोगी में भेज रहा हूँ। इमरान ने कहा। और मैं तुम्हारी मुखालिफ दूसरी बोगी में जाकर बाहर प्लेटफार्म पर उतरूंगा। इस तरह अगर कोई स्टेशन पर हुआ भी तो हमें बाहर निकलने का वक्त मिल जाएगा। ठीक है, जूलिया ने कहा। अगर वो स्टेशन पर हुए तो वो जब तक कोपे में आकर हालात से आगाह ना होंगे हम बाहर निकल चुके होंगे। ठीक है, आओ। इमरान ने कहा और वो कोपे से बाहर निकल आए। बैग शानों से लटके हुए थे। इमरान कोपे के दरवाजे की फर्शी स्टिकनी खोल दी और दोनों पट मिलाकर दरवाज़ा बंद करी। इसने स्टिकनी फर्श या हलामत चली गई और वो दरवाज़ा बंद सा हो गया। फिर इमरान ने इशारा किया और सफदर आगे बढ़ गया। इमरान दूसरी सिम चल दिया और दूसरे डब्बे में पहुंचते पहुंचते गाड़ी की रफ्तार कम हो गई थी। इमरान दूसरे डब्बे में भी नहीं रुका, वो तीसरे डब्बे में पहुंच गया। इस वक्त तक गाड़ी प्लेटफार्म पर पहुंच चुकी थी। गाड़ी रुकते ही वो उतर पड़े। इमरान ने प्लेटफार्म पर कोई गैर मामूली बात नहीं देखी। वो गेट से बाहर निकला है। रश इतना था कि गेट पर मौजूद टिकट एग्जाम गेट से कई फुट दूर खड़ा था, टिकट ले रहा था। वो टिकट दिए बगैर ही निकले चले आए। स्टेशन से निकलकर इमरान ने सफदर को देखा। वो उससे करीब ही था। उसने एक टैक्सी ली और शहर की तरफ रवाना हो गया। इमरान अगली सीट पर मौजूद था। सफदर और जूलिया अगली सीट पर। इमरान ड्राइवर से बातें करता जा रहा था और उस तरह वो टैक्सी ड्राइवर से अपने मतलब की मालूमात हासिल कर रहा था। एक होटल के सामने वो उतर पड़े। फिर इस टैक्सी के आगे बढ़ जाने के बाद उन्होंने दूसरी टैक्सी ली और उसे स्टेशन चलने के लिए कहा। कौन सी गाड़ी पकड़ना है साहब? ड्राइवर ने टैक्सी आगे बढ़ाते हुए पूछा। 5:30 वाली। इमरान ने कहा। वो तो निकल गई होगी साहब। ड्राइवर ने कहा। वो क्यों? गाड़ी 5:17 पर रवाना हो जाती है। बहुत बुरा हुआ, इमरान बड़बड़ाया। दूसरी गाड़ी से चले जाइए, टैक्सी ड्राइवर ने कहा। मगर इमरान ने कहा, हमारे साथ तो उसी गाड़ी से साथी तो उसी गाड़ी से चले गए होंगे। आप दूसरी गाड़ी से जाइए, वो आपको मंजिल पर मिल जाएगी। टैक्सी ड्राइवर ने गोया अपनी तरफ से सही और हमदर्दाना मशवरा दिया। मगर हमारा सामान और टिकट सब उन्हीं के पास। इमरान ने जल्दी से कहा, लहजे में तशवीश की झलक थी। रुपये पैसे तो जेब में है ना? हाँ, इमरान ने जल्दी से कहा। मगर दूसरा सारा सामान उन्हीं के पास और ये भी नहीं पता कि वो वहाँ ठहरेंगे कहाँ। क्या मतलब? भैया, हम लोग तफरी के लिए निकले हैं। इमरान ने कहा। इसलिए प्रोग्राम ये तय था कि हम लोग दारुल हुकूमत पहुँचने के बाद ही तय करेंगे कि हाँ ठहरना है किसी होटल में, सराय में या हॉस्टल वगैरह में। तब तो आपके लिए परेशानी वाली बात है भैया। हाँ भैया, इमरान ने कहा। किसी सूरत भी हम गाड़ी से पहले दारुल हुकूमत नहीं पहुंच सकते, वरना उन्हें स्टेशन पर पकड़ लेते। ये कौन सी मुश्किल बात है? टैक्सी ड्राइवर ने कहा। क्या मतलब? इमरान चौंका। अगर तुम लोग ये चाहते हो कि रेल से पहले दारुल हुकूमत पहुंच जाओ, टैक्सी ड्राइवर ने कहा, तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है। सच कह रहे हो? इमरान खुशी से भरपूर लहजे में बोला। हाँ, उसने इस बात में सर हिलाकर कहा। अगर आप 300 रुपये दें तो मैं आपको ट्रेन से 10-15 मिनट पहले दारुल हुकूमत पहुँचा सकता हूँ। इस तरह आप अपने साथियों को स्टेशन पर पकड़ सकते हैं। मंजूर है, चलो। इमरान ने जल्दी से कहा। रकम मुझे दे दें, टैक्सी ड्राइवर ने कहा। इमरान ने पर्स खोलकर मुकामी करेंसी के 300 रुपये निकाल के टैक्सी ड्राइवर को थमा दिया। अब आप समझ लीजिए कि रेल की बजाय आप हवाई जहाज़ से दारुल हुकूमत जा रहे हैं। टैक्सी ड्राइवर ने कहा और टैक्सी एक पेट्रोल पंप पर रोक दी। फिर उसने टैंक में पेट्रोल भरवाया और चल पड़ा। 15 मिनट बाद शहर से बाहर पहुंचे थे। हाईवे पर पहुंचते ही ड्राइवर ने टैक्सी की रफ्तार बढ़ानी शुरू कर दी। 60 मील की रफ्तार से वो टूल टैक्स की चौकी पर पहुंचे थे। वहाँ से आगे बढ़ते ही टैक्सी की रफ्तार 90 और 95 मील हो गई थी। वो आपस में इस तरह से गुफ्तगू करते रहे जैसे वाकई तफरी के लिए घरों से निकले हों। टैक्सी ड्राइवर ने हस्बे वादा 6:45 उनको दारुल हुकूमत पहुंचा दिया। इमरान सोच रहा था कि अब किस तरह ड्राइवर से निजात हासिल करे कि ये मुश्किल उधल हो गई। टैक्सी का पिछला व्हील एक धमाके से बस्ट हो गया। ड्राइवर ने जल्दी से टैक्सी रोकी और दरवाज़ा खोलकर बाहर उतर गया। माफ़ कीजिएगा, पंचर हो गया है। उसने खिड़की पर झुककर इमरान से कहा। अभी 15 मिनट बाकी है। कोई भी टैक्सी 5 मिनट में आपको स्टेशन पहुंचा देगी, क्योंकि टायर बदलने में 15 मिनट से ज़्यादा लगेगी। कोई बात नहीं। इमरान ने कहा। टैक्सी से उतर पर ड्राइवर का शुक्रिया अदा करके आगे बढ़ने लगे। ये शहर इमरान का देखा भाला था, लिहाजा से बड़े आराम से एक टैक्सी रुकवाई और उसे दूसरे शहरों को जाने वाले वैगन के अड्डे की तरफ चलने के लिए कहा। ड्राइवर ने किराए पर हीलो हुज्जत की। वो 100 रुपये मांग रहा था। जा भाई, चला जा। इमरान टैक्सी ड्राइवर से उतरता हुआ बोला, मैं इस शहर में नया नहीं हूँ, पैदल ही यहाँ आया हुआ हूँ, समझे?
समझा। ड्राइवर ने मुंह बिगाड़ कर कहा और आगे बढ़ गया। वो भी आगे चलने लगे। इमरान ने मुड़कर देखा, जिस टैक्सी में वो आए थे उसका ड्राइवर डिग्गी में से निकाले हुए टायर को धकेलता पेट्रोल पंप की तरफ जा रहा था। शायद स्पेयर व्हील में भी पंचर था या फिर उसमें हवा ना थी। क्या बसों या वैगन से सफ़र करना खतरनाक होगा? यही सोचकर तो टैक्सी से उतरा है, तो फिर यही करना होगा। इमरान ने कहा और चारों तरफ निगाहें दौड़ाने लगा। सड़कों पर ट्रैफिक का इंतजाम था और फुटपाथ पर चलने वालों की भीड़। उन पर किसी ने भी तवज्जो नहीं दी। इमरान उनको वहीं रुकने के लिए कहकर आगे बढ़ गया। वो अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगा। जूलिया के लिए वो सब काफ़ी दिलचस्प था। फिर वो इस वक्त चौंके जब एक गाड़ी उनके करीब आकर रुकी और उन्होंने पलट कर देखा। एक ठंडा सा सांस उनके मुंह से निकल गया। गाड़ी की स्टीयरिंग पर इमरान बैठा मुस्कुरा रहा था। वो चुपचाप पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठ गए। इमरान ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी बिल्कुल नई मालूम हो रही थी। कागजात भी हैं उसमें या नहीं? सफदर ने पूछा। है, इमरान ने कहा। गुड। 15-20 मिनट में वो शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर जा पहुंचे, लेकिन जैसे ही वो चौराहे पर पहुंचे उनके जहनों को शदीद झटका लगा और उनके दिल उछलकर हरक में आ टिके। दूसरी सड़क से 2 फौजी ट्रक निकलकर सामने आकर एक फौजी उन्हें रुकने का इशारा कर रहा था। इतनी जल्द वो फौजियों की गिरफ्त में फंस जाएंगे ये तो उन्होंने भी सोचा नहीं था। उनके माथे पर पसीना फूट निकला, मौत का पसीना। रिपोर्ट। मेज यूका में बैठे हुए भारी भरकम फौजी ऑफिसर ने सैल्यूट करने वाले कैप्टन को घूरते हुए पूछा। गाड़ी आने से 10 मिनट पहले स्टेशन को घेर लिया गया था सर, कैप्टन ने कहा। फिर गाड़ी आने पर पूरी गाड़ी को घेर लिया गया और किसी मुसाफिर को उतरने नहीं दिया गया। फिर जब मतलूबा कोपे का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो वहाँ से राम उतार की लाश मिली, जिसे गला घोंट कर मारा गया था। और वो तीनों पूरी गाड़ी की तलाशी ली, हर एक के कागजात चेक किए, मगर बताए हुए हुलिये का कोई आदमी नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि वो निकल जाने में कामयाब हो गए हैं। यस सर, कैप्टन ने कहा। राम उतार की मौत का मतलब यह है कि वो गाड़ी में मौजूद थे, ऑफिसर ने कहा। चंद लम्हे सोचता रहा। फिर यकीनन पिछले स्टेशन पर उतर गए हैं, ऐसा मुमकिन है सर। वायरलेस पर पिछले स्टेशन पर तहकीकात ली, जो कि वालों को मतला कर दो, ऑफिसर ने कहा। उन तीनों के हुलिये बता दिए जाएं ताकि वो लोग शहर में भी उन्हें तलाश कर सकें और तुम दूसरा काम करोगे। वो क्या सर? हो सकता है वो लोग पिछले स्टेशन पर उतरने के बाद बस वैगन या किसी गाड़ी से दारुल हुकूमत आए, लिहाजा तुम दूसरे शहरों से आने वाली हर बस, गाड़ी, वैगन और ट्रक को चेक करोगे और उसमें मौजूद अफराद से पूछताछ करोगे। राइट सर, कैप्टन ने कहा। उन लोगों को राम उतार के बारे में मुतला कर दो कि उसका कत्ल कर दिया गया है ताकि वो उसकी लाश मंगवा सकें। यस सर। कुछ कहना चाहते हो? यस सर। क्या ये लोग गोरीलों से ताल्लुक़ रखते हैं? नहीं। ऑफिसर ने नफ़ी में सर हिलाया। कोई तहज़ीबकार है? नहीं। ऑफिसर ने फिर नफ़ी में जवाब दिया। और उन लोगों के बारे में ये शुबा है कि ये किसी बड़ी ताकत के जासूस हैं, सीक्रेट एजेंट। अरे, कैप्टन के मुंह से निकला। ये बात तुम्हें इसलिए बताई गई है ताकि उन लोगों पर हाथ डालते वक्त चौकन्ने रहो और गफलत में मार ना खा सको। राइट सर, कैप्टन ने कहा। चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बोला। सर, कहीं ये लोग दारुल हुकूमत में इसलिए तो नहीं आए कि हमारे यहाँ पकड़े जाने वाले जासूसी के स्कैंडल में मुलविस गद्दारों को कत्ल करके उनकी ज़ुबानें बंद कर दे? उसका भी इम्कान हो सकता है। मेरे ख्याल से ऐसे ही है सर, कैप्टन ने पुरजोश लहजे में कहा। कोई खास वजह है इस ख्याल की? हाँ जी हाँ, कैप्टन ने कहा। अभी अभी ये ख्याल मेरे जहन में आया है सर कि एक बड़ी और हमारी दोस्त ताकत का नाम नहीं लिया गया, जबकि उससे ग्रुप के तकरीबन ज़्यादातर ममालिक उस जासूस स्कैंडल में मुलविस हैं। फिर ऑफिसर ने उसे घूर कर पूछा। मुमकिन है ये हमारी उसी दोस्त ताकत की जासूस हो? कैप्टन ने कहा। और वो मुतल्लिका लोगों को कत्ल करने आए हों? उन्हें उससे क्या फ़ायदा होगा? जब इस स्कैंडल में मुलविस मुल्की गद्दार कत्ल कर दिए जाएंगे तो उस दोस्त सुपर पावर का नाम कौन लेगा कि वो भी गद्दारों के उस ग्रुप से सरकारी राज खरीद रही थी? कैप्टन ने कहा। और कुछ? क्या मेरा यह ख्याल सही है? नहीं है सर। नहीं। अरे, उसके मुँह से निकला। उस दो सुपर पावर को सरकारी तौर पर खुफिया तरीके से बता दिया गया है कि वो भी स्कैंडल में मुलविस है। माय गॉड, कैप्टन के मुंह से निकला। 2 सुपर पावर के सफ़ीर को वो दस्तावेज़ात दिखा दी गई हैं कि जिसकी रोज़ से वो भी स्कैंडल में मुलविस साबित होते हैं सर, कैप्टन ने कहा। हमें इस पर एहतजाज करना चाहिए कि वो सुपर पावर दोस्त होते हुए भी हमसे गद्दारी कर रही थी। ऐसा मुमकिन नहीं था कैप्टन, ऑफिसर ने ठंडा सांस भरकर कहा। वो क्यों सर? इसलिए कि हमारा मुल्क असले के मामले में इस मुल्क का दस्ते नगर है सर। क्या हम खुद कफील नहीं? अभी हमारे मुल्क को रॉकेट, मिसाइल, एटम और हाइड्रोजन बम, दूर दराज ममालिक तक ले जाने वाले तैयारी, बैनुल बराज़मी ब्लास्टिक मिसाइल और ऐसी ही दूसरी चीज़ें बनाना है, उनकी फैक्ट्रियाँ लगानी हैं। अरे, कैप्टन के मुँह से निकला। उसके लिए हमारा मुल्क किसी सुपर पावर का मोहताज है, ऑफिसर ने कहा। अगर उसको नाराज़ कर दिया गया तो ये सब मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे और हमारा वो हाफ कभी पूरा नहीं होगा जो 100 साल से देख रहे हैं सर, कैप्टन ने कहा। हमारा पड़ोसी दुश्मन कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक की ताकत तो है नहीं जिसके लिए इतनी तैयारी की जाए। क्या ऑफिसर चौंका? क्या तुम समझ रहे हो कि ये सब तैयारियाँ सिर्फ पड़ोसी दुश्मन मुल्क के लिए की जा रही है? ये सर, अहमक हुए हो क्या? ऑफिसर ने कहा। एशिया के लिए फ़ैसला हो चुका है। कैसा फ़ैसला सर? यही कि सारी अरब दुनिया पर इसराइल का कब्ज़ा होगा और वो इसराइल कहलाएगा। ईरान और इराक भी इसमें शामिल होंगे। बकिया एशिया पर हम कब्ज़ा करेंगे और वो हमारा मुल्क कहलाएगा। ऑफिसर पुरजोश लहजे में बोला। सर, समझ गया सर, ये सारी बातें राज रखनी है, ऐसे ही होगा सर। दूसरी सूरत में याद रखो कि तुम एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकोगे। ऑफिसर ने गिरा कर कहा। बस जाओ और अहकामात पर अमल करो। गैस कैप्टन ने जल्दी से कहा और कमरे से निकल गया। उनके साथ सीने में अटके रह गए। फौजी स्टेशन गन थामे लटकाए उनकी तरफ बढ़ रहा था। कम से कम 700 मील के लगभग। इमरान ने कहा। वो भी यही सोच रहा था कि उन्हें अब इस गाड़ी से पहली फुर्सत में निजात हासिल कर लेनी चाहिए। हो सकता है किसी का ख्याल उस तरफ चला जाए और कड़ियाँ मिलाते हुए वो उस नतीजे पर पहुंच जाएँ कि इस गाड़ी को वो लोग ही चुरा कर फरार हुए हैं। अगर ऐसा हो जाता तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात उठ खड़ी होती जनाब, जबकि वो ये चाहता था कि जल्द से जल्द
वो मंजिल पर पहुँच कर लेसन मिशन अंजाम दे सके, वरना हादसा इस बात का था कि मिशन डेविड स्टार की नाकामी के बाद इसराइली हुकूमत अपने तैयारी वापस बुला सकती है या किसी और अड्डे पर मुंतकिल कर सकती थी। इसी खदशे के तहत यहाँ की हुकूमत को अगर ये इल्म हो भी जाए कि इमरान के मुल्क से कुछ लोग इसराइली तैयारी तबाह करने के लिए रवाना हुए हैं तो वो उनका पता ना पा सके, उसने दूर दराज का सफ़र पसंद किया। वो पहले एक पड़ोसी मुल्क गए थे, वहाँ से वो एक और दोस्त मुल्क पहुँचे, फिर वहाँ से इस मुल्क के दूसरे मुल्क पड़ोसी मुल्क में पहुँच गए। फिर इस पड़ोसी मुल्क से उन्होंने सरहद पार की और सरहद पार अपने मददगार बनाने के लिए वहाँ के गुरीलों के ग्रुप को भारी रकम देकर उस पर आमादा किया कि वो अपने किसी एजेंट के जरिए उनको सरहदी कस्बे से रेल की टिकट और उसमें सवार होने तक की सहूलतें फराहम करवा कर उन्होंने मदद की थी। सारे मामला तय करा दिए गए थे, मगर वो उनसे कोई फ़ायदा नहीं उठा सके। हालांकि गुरीलों के बयान के मुताबिक एजेंटों को ये तक इल्म नहीं कि वो जिनके लिए अपने मुल्क के गद्दार बने हैं वो गुरीली और तहजीबकार हैं। अब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और वो जल्द से जल्द मिशन मुकम्मल कर लेना चाहता था और उसका तरीका यही था कि वो राह में किसी टकराव के बगैर मंजिल तक पहुँच जाए। और अब उसका जहन मुसलसल इसी पर सोच रहा था। 700 मील का फासला कम से कम 13-14 घंटे तय हुआ होगा। जूलिया ने कहा, हाँ। इमरान ने चौंक कर सर हिलाया, और ये एक गाड़ी कब? हमें गाड़ी बदलना होगी क्या? इमरान ने बात काट कर कहा, अब तुम दोनों सो जाओ, मैं तुम्हें जगा लूँगा, क्योंकि 3 घंटे से पहले कोई शहर नहीं आएगा। क्या सोने से जागने ज़्यादा अच्छा नहीं होगा? सफदर ने कहा, रात भर सफ़र में कटेगी। इमरान ने कहा, बेहतर है कि इस दौरान जिसे वक्त मिले वो कुछ ना कुछ आराम कर ले ताकि चौको चौबंद रहा जा सके। ठीक है, जूलिया ने कहा, और वो सीढ़ी पुष्टगाह से टिक गए। इमरान दोनों हाथ स्टीयरिंग पर रखे विंडस्क्रीन से बाहर बल खाती सड़कों को घूर रहा था। ये सड़क इस तरह की बनी हुई थी कि 150 मील की रफ्तार पर भी गाड़ी मोड़ अबूर करे तो वो उलट नहीं सकती। फिर इमरान की चौंकाने पर ही वो लोग नींद से जागे तो गाड़ी रुकी हुई थी और इमरान उनको झंझोड़ रहा था। जूलिया ने गाड़ी के बाहर देखा, दूर तक खेत फैले हुए थे और बहुत दूर शहर की इमारतें नजर आ रही थी। इमारतें क्या रोशनी नजर आ रही थी और उनकी बुलंदी बता रही थी कि वो इमारतों की खिड़कियों से झलक रही हैं। इमारतें क्या थी, रोशनी नजर आ रही थी और उनकी बुलंदी बता रही थी कि वो इमारतों की खिड़कियों से झलक रही हैं। उतरो और कुछ खा पी लो ताकि ताज़ा दम हो सको, इमरान ने कहा, और वो दोनों गाड़ी से उतर आए। गाड़ी के बोर्ड पर एक थर्मस रखा था और 3 गत्ते के डब्बे, जिनमें से एक खुला हुआ था। इमरान उसी में से मुख्तलिफ चीज़ें निकाल कर रख रहा था। इमरान के इशारे पर वो सड़क से खेत में उतर गए। खेत के किनारे पर बर्मा लगा हुआ था। दोनों ने मुँह हाथ धोए और वापस आ गए। डिब्बों में चिकन पीस, फ्रेश फ्राई, उबले हुए अंडे और आलू के चिप्स से वो खाकर उन्होंने थर्मस से काफ़ी पी और चल पड़े। रास्ते में कोई होटल आ गया था क्या? जूलिया ने पूछा। उन्हीं मुसाफिरों के लिए रेस्टोरेंट थे, वहाँ से ये सब लिया था, इमरान ने कहा। फिर रेस्टोरेंट पर नज़र डालकर बोला, 10:30 बजने वाले हैं। फिर जूलिया ने पूछा, हमें 11 से पहले शहर में पहुँचना है, कोई खास बात? बकिया सफ़र हम इस रेल कार से करेंगे जो उसी शहर से बनकर चलती है। टिकटों का क्या होगा? वही तरीका जो पहले तैयार किया था, इमरान ने कहा। फ़र्क ये होगा कि इस बार टिकट अलग अलग खरीदे जाएंगे। समझ गए? हाँ, जूलिया ने कहा, और सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। 10:40 पर वो शहर पहुंच गए। फिर गाड़ी एक होटल के सामने रोककर वो उतर पड़े। अब जूलिया ने पूछा, सफदर तुम यहाँ से स्टेशन की टैक्सी लो और 3rd क्लास बुकिंग पर हमारा इंतजार करो। इमरान ने सफदर से कहा, उसे छोड़कर आगे बढ़ गया। ये ठीक किया। जूलिया ने कहा, ट्रेस करने वालों को कहीं भी 3 आदमी का कोई सुराग नहीं मिल सकेगा, ये इसीलिए किया है, इमरान ने कहा, और एक खाली टैक्सी को हाथ देकर रोक लिया। 10 मिनट बाद वो स्टेशन पर जो दुगने दाम अदा करने के बाद टिकट उनकी जेब में पहुंच चुके थे। स्टेशन पर वो तीनों अलग अलग रुके रहे, अलग ही टिकट लिए। रेल कार 3 बोगियों पर मुश्तमिल थी, एक रेल कार और 2 उसके ट्रेलर। सुबह 4 बजे वो सरहदी शहर पहुंचे थे जो उनकी मंजिल था। टिकट गेट पर देकर वो जैसे ही बाहर निकले, उनके ऊपर की सांस ऊपर नीचे के नीचे रह गई। स्टेशन के गिर्द मिलिट्री वालों ने घेरा डाल रखा था और वो किसी को भी बाहर नहीं जाने दे रहे थे। मंजिल पर पहुंचकर वो इस तरह फंस जाएंगे, ये बात उनके वहमो गुमान में भी नहीं थी। ये क्या हुआ? जूलिया ने इस तरह सरगोशी की कि आसपास वाले भी ना सुन सकें कि उसने किससे क्या कहा है। होशियार और करीब रहो। इमरान ने जवाबी सरगोशी की, क्या ये जुमला अधूरा रह गया था? एक जीप फौजियों के पास आकर उस पर उसमें से कर्नल और मेजर की वर्दी में मलबूस 2 फौजी उतरे और उसी तरफ बढ़ने लगे। उनके हाथों में कुछ तस्वीरें थी और मुसाफिरों को घूर कर देख रहे थे। क्या ये हमारी तस्वीरें हैं? इमरान ने सोचा। अरे तुम इधर आओ। कर्नल की वर्दी वाले ने इमरान समेत 4 अफराद को अपनी जानी मारने की इशारे और बुरी तरह चौंक पड़े। खौफ की तेज लहर उनकी जिस्मों में दौड़ती चल गई। क्या हम पहचान लिए गए हैं? यही एक सवाल उन तीनों के जहनों में उभरा था, लेकिन उसका जवाब फौजियों की गराहटों में छुपा था। करीब खड़े हुए चौथे आदमी के साथ उन तीनों को भी आगे बढ़ना पड़ा। ये सोचे बगैर कि आगे उनके लिए मौत है या जिंदगी, उनका अगला कदम उन्हें किस तरफ ले जाएगा। एयर कमांडर मेजर जनरल ने विस्की ने खटकी आवाज़ पर सर उठाकर देखा और ब्रिगेडियर ब्रिटेन को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। हैरियट ब्रिगेडियर ब्रिटेन। विस्की ने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा, एक पैगाम है सर। ब्रिटेन ने अदब से कहा, वो क्या? मुल्क की जनूबी सरहद से कुछ जासूस अंदर दाखिल हुए हैं, ब्रिगेडियर ब्रिटेन ने कहा। उनकी तादाद 3 है। वो जनूबी सरहद से तहजीबकारी करते हुए दारुल हुकूमत पहुंच गए थे, लेकिन वो वहाँ भी नहीं रुके। अरे, मेजर विस्की के मुँह से निकला। उनके दारुल हुकूमत पहुंचने से पहले सीक्रेट सर्विस वालों ने उन्हें ट्रेस कर लिया और इसलिए दारुल हुकूमत से 2 स्टेशन पहले राम उतार नामी सीक्रेट एजेंट को उनकी निगरानी पर मुकर्रर किया गया ताकि दारुल हुकूमत में उनकी सरगर्मियों पर नज़र रखी जा सके। उन्हें फ़ौरन गिरफ्तार करना चाहिए था। मेजर जनरल नोविस्की ने कहा, बहरहाल आगे को उन लोगों का क्या बना? उन जासूसों ने राम उतार को कत्ल कर दिया और दारुल हुकूमत से एक स्टेशन पहले उतर गए। वहाँ से वो एक टैक्सी के जरिए दारुल हुकूमत पहुंचे थे। ब्रिगेडियर ब्रिटेन ने बताया। मेजर जनरल नोविस्की सर हिलाकर बोला, टैक्सी के बारे में कैसे पता चला? टैक्सी ड्राइवरों से पूछताछ की जा रही थी तो एक ने इतराफ़ कर लिया कि वो बतलाए हुए हुलिये के 2 आदमी और औरत को दारुल हुकूमत छोड़कर आया है। फिर जिस जगह दारुल हुकूमत ने टैक्सी ड्राइवर ने उनको छोड़ा था वहाँ इंक्वायरी की गई तो पता चला कि वहाँ से 2 गाड़ियाँ गायब हैं। हाँ, नोविस्की ने सर हिलाया। फ़ौरन ही उनकी नफरत से शहर और शहर से बाहर और करीब 3 शहरों को मतला किया गया और इस इतलाक़ को नशर करने के 10 मिनट बाद मालूम हो गया कि एक गाड़ी जिसमें 3 अफराद सवार थे टूल टैक्स की चौकी से गुजर रही है। गुडागी को
फिर नंबर 3 सोते रहे और यहाँ से 2 स्टेशन पहले शहर की एक होटल के सामने वाले दारुल हुकूमत से चोरीशुदा गाड़ी मिल गई और वो तीनों, उनका पता नहीं लग सका फिर हमारे पास पैगाम क्यों आया है। हेडक्वार्टर वालों का ख्याल है कि वो तीनों वही जासूस हैं जो इसराइली हथियारों को तबाह करने में पड़ोसी मुल्क से रवाना हुए हैं। इस ख्याल की वजह जनूबी सरहद से कहीं रुके बगैर उन्होंने इसी तरफ का रुख किया है, मगर वो यहाँ तो नहीं आए ना। हेडक्वार्टर वालों का यही ख्याल है कि वो तीनों इसी तरफ आए और इसकी वजह ये बयान की गई है कि जिस वक्त वो दारुल हुकूमत से चोरीशुदा गाड़ी यहाँ से 2 स्टेशन पहले मिली है, इसी वक्त वहाँ से एक रेल कार चलती है। क्या उनका ख्याल ये है कि वो इस रेल कार से यहाँ आ पहुँचे हैं? मेजर जनरल नोविसी ने बीटन को घूरते हुए पूछा। जी हाँ, उनका यही ख्याल है। रेल कार किस वक्त यहाँ पहुँची है? सिर्फ 2-3 मिनट हुए हैं उसको यहाँ पहुँचने में। ब्रिगेडियर ने रिस्टवॉच देखते हुए कहा, फ़ौरन ही एक दस्ता रेल कार की तलाश के लिए भेज दो, फ़ौरन। और उनकी बोगियों को उन तीनों के होलिए भी बतला दो। एक दस्ता पहले ही स्टेशन पर मौजूद है सर। वो किस लिए? जनरल मेजर ने पूछा। जब से इसराइली हथियारों को तबाह करने की मिशन पर जासूसों को रवाना होने के बारे में पड़ोसी मुल्क से इतला मिली है, मेरी मशकूक अफराद को चेक कराने के लिए स्टेशन पर एक दस्ता MP वालों का मुकर्रर कर दिया है। फिर उसी दस्ते को इस बारे में मतला कर दो कि ताकि वो उन लोगों को चेक कर सकें, नोविसी ने कहा। और बीटन ने फ़ौरन फ़ोन अपनी जानिब खिसका कर किसी कैप्टन रमेश से बात करके उसे हिदायत दी और राब्ता मुनक़ता कर दिया। मेरा ख्याल कुछ और है उन लोगों के बारे में। वो क्या?